Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. In the first article, we will be discussing about Supreme Court directed high courts to publish verdict timeline. अब क्या होता था, कई बारी हाई कोर्ट अपने डिसीजंस को रिजर्व कर लेती थी एंड 2 से 3 साल तक वो डिसीजन लटका रहता था। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये एफर्ट है। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट यूनियन कैबिनेट। इन्होंने रेशनलाइज करने की कोशिश की है रॉयल्टी रेट्स को, खासकर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। दैट विल बी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। देन हम बात करेंगे, इंडिया ने रीफॉर्म किया अपने सपोर्ट को भूटान के लिए उनके 13th 5 ईयर प्लान में। तो वी गोना टॉक अबाउट इंडिया भूटान रिलेशन एंड लास्ट में वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंडिया बोत्सवाना चीता ट्रांसलोकेशन पैक्ट के बारे में। 8 और चीता आ रहे हैं भारत के अंदर। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हमें डिस्कस करने हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट आर्टिकल। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस सूर्यकांत, इन्होंने अपनी वर्डिक्ट देते हुए ये कहा, इनके पास एक केस आया था जहां पर लिटिगेंट को 2-3 साल से हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ने लटका रखा था और उन्होंने अपने वर्डिक्ट को रिजर्व कर रखा था। तो कहते हैं कि भाई आप अपनी टाइमलाइन पब्लिश कीजिए कि जस्टिस जो डिलीवर हुआ, यानी जो आपने फैसला रिजर्व किया और कितने दिन बाद उसे डिलीवर किया, उसकी एक टाइमलाइन आप डालनी स्टार्ट कीजिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी और इससे पब्लिक ट्रस्ट जुडिशियल सिस्टम के अंदर इंक्रीज होगा। तो कहा जाता है कि भाई देखो, भारत के अंदर 4.5 करोड़ आपके केसेस पेंडिंग है सभी लेवल्स को मिला के, एंड यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ जजमेंट अक्रॉस हाई कोर्ट आपकी आज भी रिजर्व्ड है, क्योंकि यहाँ पे आप ये मान के चलो कोई भी आपके पास ऑफिशियल डाटा नहीं है कि कितने ये जजमेंट रिजर्व्ड है, एंड इन सभी में बहुत लंबा समय लग जाता है, 2 से 3 साल का। तो सुप्रीम कोर्ट पहले तो ये कह रही थी कि आप 6 महीने के अंदर अपनी वर्डिक्ट दो, बट अभी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए कहा कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ये डाटा पब्लिश करो। तो पहली चीज, हाईकोर्ट की कोई भी ऐसी रूटीन डाटा की लिस्ट नहीं आती जिसमें ये बताया जाए कि कितने केसेस रिजर्व किए गए, कितनी देर से वो वर्डिक्ट पेंडिंग है, एंड इवन कितनी दिनों बाद वो जो आपकी जजमेंट है उसको अपलोड किया गया है। तो कहते हैं कि भाई इससे कुछ 4 मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो डिले इन जस्टिस, जिसकी वजह से लिटिगेंट को सफर करना पड़ता है। दूसरा, यहाँ पे जनरल पब्लिक के जो आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। मोर ओवर, जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है इसमें पब्लिकली ये विजिबल नहीं हो पाता कि एक जज की एफिशिएंसी कितनी अच्छी है और कितनी खराब है। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर जिसे एड्रेस करने की कोशिश की गई है, जहां पे डैशबोर्ड पे अब से डेट कब रिजर्व की गई, कब जजमेंट अनाउंस की गई और डाटा यानी जजमेंट कब अपलोड की गई उसके बारे में बताया जाएगा। ये जनवरी 31, 2025 से होना था एंड कहीं ना कहीं अभी भी ये पेंडिंग में है, ये बात आपको याद रखनी है। देन यहाँ पर इसके पीछे रीजन मे बी केस लोड जो है बहुत ज्यादा हो जजेस के पास, ये भी एक दिक्कत है। एक फियर ये भी है कि इस डिस्क्लोजर के बाद उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर इंक्रीज होगा एंड परसेप्शन उनके बारे में गलत जाएगा, एंड यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म गाइडलाइंस नहीं देखने को मिलती है आपको इस मैटर में। तो वैसे तो जब से कोविड-19 आया है उससे डिजिटलाइजेशन को एक पुश मिला था, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने की बात की गई थी। एंड सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर और नवंबर अगर हम बात करें, यहां पर पुश करने की कोशिश की थी कि भाई डिजिटल ट्रांसपेरेंसी को आप कैसे प्रमोट करें। अभी सभी हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डाटा पब्लिश किया जाएगा। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहां पे याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल की। देखिए, इंडिया के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स की बात की जाए, इसकी एक्सप्लोरेशन अभी जोरों शोरों से की जा रही है। अब हम चाहते हैं कि हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो एंड हमारी स्ट्रैटेजिक मिनरल सप्लाई की जो सप्लाई चेन है वो और ज्यादा दुरुस्त हो जाए। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि भाई ऑक्शन हो मिनरल ब्लॉक्स का और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करे, बट प्राइवेट सेक्टर बिना क्लैरिटी के कभी नहीं आता है। तो इस वजह से यहाँ पे रेशनलाइज करने की कोशिश की है रॉयल्टी स्ट्रक्चर को। जैसे मान लीजिए, अगर आप ग्रेफाइट की बात करें जिसमें लेस देन 80% आपका कार्बन होगा तो उस पर 4% रॉयल्टी है, जिसपे 80% से ज्यादा कार्बन है उस पर 2% रॉयल्टी रहेगी। सीजियम और रुबिडियम के केस में 2% की रॉयल्टी रहेगी पर एवरेज सेल पे, एंड एडोवरम बेसिस पे जिंक्रोइन के ऊपर रॉयल्टी फिक्स की जाएगी।
अभी तक जो रॉयल्टी फिक्स की जाती थी वो एवरेज टन के ऊपर की जाती थी, टन बेसिस पे। अब एवरेज सेल प्राइस के बेसिस पे ये की जाएगी कि भाई 10 रुपए की चीज बेची है तो 2 रुपए सरकार के गल्ले में जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ये ईवी, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सभी सेक्टर के लिए काफी क्रिटिकल है। और इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी 2023 में, ताकि प्राइवेट एक्सप्लोरेशन को हम प्रमोट कर सके। अब जब से ये रॉयल्टी के अंदर चेंज आया है तो एक बात ये कही जा रही है कि इससे कॉम्पिटेटिव बिडिंग और ज्यादा इंक्रीज होगी एंड इन्वेस्टर्स के अंदर अनसर्टेनिटी जो है कम हो जाएगी, जिससे इन्वेस्टमेंट और ज्यादा इंक्रीज होगी इन मिनरल्स के अंदर। तो अभी 4 ही मिनरल्स के ऊपर फोकस किया गया, ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम एंड जिंकोरियम। देन यहां पे आपकी जो कंपनी है वो रॉयल्टी के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर पाएगी, ये बेटर रहेगा। कहीं ना कहीं ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन आपका इंक्रीज होगा, जिससे गवर्नमेंट को एक स्टेबल रेवेन्यू सोर्स मिलेगा। मोर ओवर ईवी, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली कंज्यूमर तो वही है। तो यहां पे आप ये कह सकते हो अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। अब बात आती है कि इसके पीछे रेशनल क्या था, कि क्यों ऐसा किया गया। हम ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्पिटिटिव बिडिंग को यहाँ पे प्रमोट करना चाहते थे एंड फिक्स प्राइसेस जो चार्जेस थे वो डिस्करेज करते थे प्राइवेट प्लेयर्स को, क्योंकि वॉल्यूम के अगर हम बेसिस पे बात करें पर टन के ऊपर ये प्राइसेस फिक्स हुआ करते थे, तो इस वजह से कई बार वो डिस्टॉर्ट भी कर देते थे अपनी वॉल्यूम को और वैल्यूएशन को भी। तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, क्योंकि रॉयल्टी क्योंकि आपकी प्रॉपर नहीं थी तो ऑक्शन में भी ये कम पार्टिसिपेट करते थे। बट अब इन रिफॉर्म्स के थ्रू हम मेजरली प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे टारगेट कर पाएंगे। अभी के लिए हम 100% सीजियम एंड रुबिडियम को इंपोर्ट करते। मोर ओवर हाई ग्रेड ग्रेफाइट की अगर बात करें, जो एनोड यूज किया जाता है आपके ईवी बैटरीज में, उसके भी हम नेट इंपोर्टर है। क्रिटिकल मिनरल्स की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं चाइना से आते हैं, तो चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो वो भी एक प्रॉब्लम रहती है। तो अभी अगर ये स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तो प्राइसिंग और बेटर हो सकती है। तो ग्रेफाइट का सोर्स झारखंड में मिलता है, अरुणाचल में मिलता है। जिंकोरियम का आपको केरला और उड़ीसा में मिलता है। तो इससे कहीं ना कहीं ओवरऑल फ्यूचर में अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो इंडियन इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिट इसका मिलेगा। आइए अब बात करते हैं इंडिया और भूटान के बारे में। अभी कालचक्र इनिशिएटिव में हमारे प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे 13th 5 ईयर प्लान जो कि 24 से लेके 29 तक इंप्लीमेंट किया जाएगा भूटान का, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने की बात की है। पिछले भी इनके 5 ईयर प्लान में हमने 5,000 करोड़ के आसपास रुपए इन्वेस्ट किए थे। वी हैव गिवन देम द लाइक आप ये कह सकते हो कि वो मॉनेटरी सपोर्ट हमने इन्हें प्रोवाइड किया था एंड हम लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर हैं अभी तक के भूटान के। हाइड्रो पावर की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, ट्रेड, कनेक्टिविटी, कल्चर एंड एजुकेशन, इन सब में हमारा आपस में कॉपरेशन बहुत अच्छा है एंड 70% भूटान की जो बिजली है वो भारत ही खरीदता है। वैसे ये इकलौता ऐसा हमारा नेबर है जो अभी तक भी चाइना के साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट के साथ जी रहा है। बट बाकी सभी की बात की जाए, नेपाल ने नजदीकियां बढ़ाई हैं, बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने, इवन पाकिस्तान तो उनकी गोद में ही जाके बैठा हुआ है, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, सभी के चाइना के साथ थोड़े ठीक ठाक रिलेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो कहते हैं कि भाई देखो ये कहीं ना कहीं इंडिया की एक कोशिश है कि वो बैलेंस आउट कर सके, बिकॉज जो इंडिया और चाइना के बीच में भूटान है वो एक बफर स्टेट है, तो इनका ऑनगोइंग एक बाउंड्री नेगोशिएशन चल रहा है चाइना के साथ। तो हम चाहते हैं कि एक ट्रस्ट, गुडविल और स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट हम मेंटेन करके रखें भूटान के साथ। वैसे चाइना भी कोशिश कर रहा है कि अपनी तरफ से फास्ट ट्रैक करे नेगोशिएशन अनरिजॉल्व बॉर्डर इश्यूज को लेके। वैसे भूटान की भी इकोनॉमिक एस्पिरेशन है कि उनके यहाँ पर और ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो एंड इसमें इंडिया प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो भूटान के 5 ईयर प्लान में हम एज अ फर्स्ट चॉइस पार्टनर थे। अब यहाँ पे पीपल टू पीपल टाई की बात करें तो हमारा वो भी बहुत डीप है, क्योंकि बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन यहाँ पे रहती है और बुद्धिज्म का जो सृजन करता है वो भारत रहा है। तो आप याद रखना कि इंडिया की सॉफ्ट पावर भी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी है। अब इनके 13th 5 ईयर प्लान में हम स्टेबिलिटी इन हिमालयन रीजन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर एंड चाइनीज इन्फ्लुएंस को रिड्यूस किया जाए, उसके ऊपर हमारा मेजर फोकस रहेगा। तो कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये मेजर वो एरियाज रहेंगे, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी, जिनमें हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे। तो यहाँ पे वैसे हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, इन तीनों फॉरेन पॉलिसी के साथ, डॉक्ट्रिन्स के साथ ये अलाइन करती है, जहां पे हम जिनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन की बात करते हैं।
वैसे गिलीपू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट जो है, इसमें भी इंडिया कोशिश कर रहे हैं कि भूटान के साथ हेल्प करे इनकी। रोड एंड रेल कनेक्टिविटी असम और गिलीपू के बीच में स्टैब्लिश करने की बात की है। एजुकेशन, हेल्थ, स्टेम, इन सब में भी हम आपस में कोलैबोरेट और कोऑपरेशन कर रहे हैं। अब बात की जाए इंडिया बोत्सवाना के बारे में, तो बोत्सवाना ये आपकी साउथ अफ्रीका के पास एक कंट्री है, लोकेटेड है। सदर्न पार्ट में अफ्रीका के, एक तरफ नामीबिया आता है, एक तरफ जिम्बाब्वे आता है और दूसरी तरफ आपका अफ्रीका आ जाता है। यहां पर इनके साथ हमने पैक्ट साइन किया, जहां पर कूनो नेशनल पार्क में 8 और चीता को भेजने के लिए इन्होंने एग्री किया। तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है। अब यहां पर आपको कालाहारी इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं एंड यहां पे आपको लार्जेस्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन देखने को मिलती है चीता की। याद रखना, इनके साथ अभी हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके साथ अब भारत के अंदर 8 और नए चीता आने वाले हैं। वैसे जो चीता है, 2 प्रजातियों में आते हैं। एक एशियाटिक चीता जो कि आपके एशिया में ईरान के अंदर मिलते हैं सिर्फ अभी, एक क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी की स्पीशीज है जो कि लिमिटेड पॉपुलेशन में है। और दूसरे आपके जो चीता है वो आपको देखने को मिलते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में ऑल्दो इसका जो नंबर है वो काफी अच्छा खासा है, तो वहां पर ये क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी में नहीं आता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।